Hello students, today we are going to cover one of the very important chapter for your CA inter audit exam, that is the bank audit. So we are starting with the most significant topic of this chapter, that is the advances. यानी बैंक जो अपने कस्टमर्स को लोन या एडवांसेस प्रोवाइड करवाते हैं तो वो बैंक के लिए बहुत मेजर सिग्निफिकेंट असेट होता है। तो अब देखिए बैंक इसका क्लासिफिकेशन कैसे करता है इन एडवांसेस का। तो सबसे पहला है सेक्टर वाइज एडवांसेस। तो सेक्टर वाइज जो एडवांस होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। तो नाम से ही क्लियर है बिल्कुल, यानी जिसकी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो एग्जांपल्स एमएसएमई सेक्टर हो गया, अपना एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन के लिए कोई एडवांस दिया है या हाउसिंग के लिए दिया है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। इसके अलावा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी वाइज अगर बैंक आगे एडवांस या लोन प्रोवाइड करवा रहा है किसी कस्टमर को तो ऑब्वियसली बात है वो सिक्योरिटी लेगा। तो वो सिक्योरिटी के बेसिस पे प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटीज होती है। तो जो प्राइमरी होती है वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है फॉर एन एडवांस ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर द बैंक फाइनेंस। यानी जो प्राइमरी सिक्योरिटी दी जाती है वो प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाएगी। कोलैटरल का मतलब क्या है, एडिशनल सिक्योरिटी। प्राइमरी के अलावा जो एडिशनल सिक्योरिटी दी जाती है इमूवेबल फॉर्म में हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है, तो ये कहलाती है कोलैटरल एडिशनल सिक्योरिटी, वही इसमें लिखा हुआ है। अब सिक्योरिटी ना बहुत तरीके की हो सकती है, कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर रख सकता है, कुछ गारंटर की तरह यहाँ पे बोरोवर अपनी सिक्योरिटी दे सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, कुछ भी इधर दे सकता है, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, तो ये सब डिटेल्स भी, ये सब चीजें भी एज सिक्योरिटी यहाँ पे बोरोवर दे सकता है बैंक को। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एडवांसेस है उसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है बैंक की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस। तो ये देखिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लोन, यानी जो स्टैंडर्ड है, रेगुलर है, यानी जिनका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है वो बैंक रेगुलरली कलेक्ट कर रहा है बोरोवर से। और दूसरा होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप छोटा सा शॉर्ट नोट भी आ सकता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या है कि दो दैट अकाउंट्स, जो भी अकाउंट है, जो एडवांसेस हैं वो एनपी यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट यहाँ पे नहीं डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन जो अकाउंट है वो एक इस तरीके से साइंस देते हैं, यानी बिगनिंग साइंस ऑफ द स्ट्रेस किस चीज का, कि जो बोरोवर है वो प्रॉपरली सर्विसिंग नहीं कर पाएगा डेट की, यानी ना वो इंटरेस्ट दे पाएगा, यानी ऐसा डाउट है। आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म के हिसाब से भले ही वो एनपीए अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, एनपीए की क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, लेकिन वो स्पेशल मेंशन अकाउंट है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो अकाउंट है, ये जो बोरोवर है वो अपनी डेट की सर्विसिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे इसकी कैटेगरी तीन है। स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी शोइंग स्ट्रेस सिग्नल की बोरोवर नहीं कंप्लाई कर पाएगा, यानी नहीं सर्विस कर पाएगा डेट की, है ना, प्रॉपरली ऑन दी ड्यू डेट। दूसरा स्पेशल मेंशन अकाउंट वन कैटेगरी, यानी 31 डेज से लेकर 60 डेज तक का हो चुका है। अभी हम एनपीए में पढ़ेंगे कि मोर देन 90 डेज अगर हो जाता है तो वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। तो भले ही वो आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से अभी तक एनपीए नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको एनएसए में कैटेगरी वन में बैंक डालेगा। ताकि इसका पर्पस क्या है स्टूडेंट्स, इसका पर्पस ये है ऐसे में कैटेगरी में डालने का कि ऐसा हो सकता है कि एनपीए में वो चला जाए पर्टिकुलर लोन या एडवांस, तो उसको पहले ही बैंक उसकी रिकवरी के प्रॉपर एक्शन ले ले, रेमेडियल एक्शन ले ले, ताकि वो एनपीए की कैटेगरी में फॉल ना कर जाए, ताकि बैंक प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके। इसके लिए उसको जो एडवांसेस होते हैं उसको ऐसे में कैटेगरी में डाला जाता है। तो नेक्स्ट है ऐसे में टू कैटेगरी, जो कि है ना जिनका जो ओवरड्यू हो गया 61 डेज से 90 डेज के बीच में हुआ है। अब देखिए एनपीए लोन, तो हम पढ़ रहे थे आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म के हिसाब से दो तरीके से एडवांस क्लासिफाई होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड लोन और दूसरा होता है एनपीए लोन। तो स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ लिया, अब एनपीए लोन्स के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सब स्टैंडर्ड यानी जो स्टैंडर्ड नहीं है, जो इरेगुलर जिनका पेमेंट है, डाउटफुल कैटेगरी, इसको डिटेल में कवर करेंगे तीनों को ही, और लॉस एसेट्स। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स एनपीए का मतलब क्या होता है, तो असेट बिकम एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। अभी हमने लास्ट स्लाइड में कवर करा कि जो भी बैंक एडवांसेस देती है, लोन देती है, तो उसके लिए असेट है। तो जब कोई बैंक का असेट उसके लिए इनकम जनरेट ही नहीं कर पा रहा है तो वो एनपीए कहलाता है। तो अब कोई भी लोन है, कोई भी एडवांसेस है, एनपीए कब कैटेगराइज होगा तो समझिएगा, अगर टर्म लोन के रिस्पेक्ट में बात करें तो उस टर्म लोन की अगर कोई इंटरेस्ट की और इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल ओवर ड्यू हो गया है फॉर मोर देन 90 डेज, मोर देन ध्यान रखिएगा, अगर 90 दिन से ज्यादा तक वो ओवर ड्यू है तो वो यहाँ पे एनपीए माना जाएगा। सेम अगर बिल्स के रिस्पेक्ट में है, तो अगर वो भी बिल्स ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तभी भी उसको एनपीए मान लिया जाएगा। थर्ड हमारा है विथ रिस्पेक्ट टू ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट के केस में, अगर कोई अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर तब वो एनपीए मान लिया जाएगा। तो अभी हमने दो टर्म पढ़े, ओवर ड्यू और आउट ऑफ ऑर्डर। तो देखते हैं हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं ओवर ड्यू क्या है। तो नाम से क्लियर है कि एनी अमाउंट फॉल्स ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी ओवरड्यू। अगर ओवरड्यू तब माना जाएगा इफ नॉट पेड
टू टिल दी ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। फॉर एग्जांपल बैंक ने फिक्स किया था कि फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ की 10 तारीख तक हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाना चाहिए। अगर वो 10 तारीख तक नहीं मिला है तो वो उसको ओवरड्यू कहेंगे। तो ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है। अब आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? देखिए आउट ऑफ ऑर्डर के लिए आप समझिए सैंक्शन लिमिट अभी हम डिटेल में कवर करेंगे क्या होता है। अभी आप एग्जांपल से समझिएगा। सैंक्शन लिमिट फॉर एग्जांपल किसी सीसी लिमिट की 50 लाख है और उसकी ड्राइंग पावर है 40 लाख, एग्जाम्पल के लिए ले लिया है मैंने। तो अगर वो ना जो भी आउट यहाँ पे जो भी अकाउंट है, जो भी यहाँ पे वो कब यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा तो समझिएगा। इसी एग्जाम्पल को देखिएगा, सैंक्शन लिमिट हमारी 50 लाख है और जो उसकी ड्राइंग पावर है वो 40 लाख है। तो वो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर तब माना जाएगा इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स, यानी जो उस पर्टिकुलर अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कंटिन्यूअसली एक्सेस ऑफ दी, यानी वो कंटिन्यूअसली एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट, यानी 50 लाख और 40 लाख इन दोनों से ही ज्यादा है। यानी पर्टिकुलर क्लाइंट ने जो यहाँ पे विड्रॉ किया है, जो ड्रॉ किया है इस सीसी लिमिट से, इस ओवरड्राफ्ट से, दोनों ही लिमिट से ज्यादा किया है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा, यानी इरेगुलर मान लिया जाएगा। दूसरा केस कब कोई अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है? इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल, यानी भले ही जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इन दोनों से कम है, यानी अपोजिट टू द फर्स्ट कंडीशन, लेकिन तभी भी आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। कब? व्हेन देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर दी 90 डेज एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, यानी भले ही जो यहाँ पे क्लाइंट विड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है सीसी लिमिट से, इन दोनों लिमिट से कम कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल 30 लाख ही कर रहा है वो ड्रॉ, लेकिन यहाँ पे वो तभी भी आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। कब? कि जहाँ पे कोई क्रेडिट ही नहीं है, यानी वो विड्रॉ ही विड्रॉ करता जा रहा है, इस सीसी लिमिट में कुछ जमा डिपॉजिट तो करवा ही नहीं रहा है, क्रेडिट तो है ही नहीं। फॉर मोर देन, अगर ऐसा कंटिन्यूअसली 90 दिन तक हो गया कि यहाँ पे कुछ क्रेडिट है ही नहीं, केवल डेबिट ही डेबिट की ट्रांजेक्शन है, तभी भी इसको अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि क्रेडिट्स आर ओवरड्यू, चलो मान लिया क्रेडिट भी है तीसरा, लेकिन वो इनफ ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट 5 लाख तक इसका बनता है, लेकिन उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने केवल डिपॉजिट किया है 2 लाख का, तो भले ही उसने क्रेडिट का ट्रांजेक्शन को जमा तो करवाया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो ये तीन ट्रांजेक्शन में, इन तीन सिनेरियो में वो पर्टिकुलर अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू सीसी एंड ओवरड्राफ्ट यहाँ पे ओवरड्यू मान लिया जाएगा। तो ये हो गए हमारे एनपीए किस तरीके से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैटेगराइजेशन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग असेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए सब स्टैंडर्ड असेट क्या होता है, तो सब स्टैंडर्ड्स, अब देखिए विच रिमेन एनपीए। अब एनपीए क्या होता है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। जो एनपीए है, जो असेट एनपीए है फॉर नॉट लेस देन इक्वल टू 12 महीने तक, यानी कोई पर्टिकुलर एडवांस है, लोन है, वो एनपीए ही एनपीए कैटेगराइज होता जा रहा है 12 महीने तक या उससे कम तक, तो उसको सब स्टैंडर्ड असेट के यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमने बेसिक से अकाउंट्स में पढ़ा है कि अगर हमें लगता है कोई भी डेटर से पैसा नहीं आ पा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन बनाया जाता है। तो सेम यही क्राइटेरिया बैंक भी फॉलो करते हैं कि अगर कोई लोन या एडवांस बैंक ने दिया है, तो अगर उनको लग रहा है कि कोई अकाउंट यहाँ पे 12 महीने से कम तक या 12 महीने तक वो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट है, तो यहाँ पे वो प्रोविजन बनाएगी 15% का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड असेट। दूसरा आता है डाउटफुल असेट। अब डाउटफुल क्या होता है कि जो कोई अकाउंट है रिमेन इन दी सब स्टैंडर्ड, यानी इस वाली कैटेगरी में भी, अगर इस वाली कैटेगरी में अगर फॉर अ पीरियड ऑफ 12 महीने तक, यानी कोई एडवांस है, कोई लोन है, सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में ही पड़ा है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो यहाँ पे उसको डाउटफुल असेट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब डाउटफुल में भी 3 क्राइटेरिया है, डाउटफुल 1 साल तक, 3 साल तक एंड मोर देन 3 इयर्स। तो इसके रिस्पेक्ट में जैसे अलग है, प्रोविजन 25% का बनेगा, सेकंड वाली कैटेगरी में 40% का, और थर्ड वाली कैटेगरी में 100% का बनेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, केवल सिक्योर्ड प्रोविजन, सिक्योर्ड जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, तो अगर सिक्योरिटी दी गई है उस लोन के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे ये प्रोविजन की लिमिट अप्लाई होगी। और जो अनसिक्योर्ड प्रोविजन है, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, इतना अकाउंट्स की बात है कि 100% ही बनेगा। जिस पोर्शन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे बैंक उसके लिए 100% का प्रोविजन बनाएगी। नेक्स्ट है लॉस एसेट्स, है ना। लॉस एसेट्स क्या है, वेयर दी लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड, यहाँ तो बैंक ने खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया है, या तो बैंक किसी इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू, या फिर आरबीआई के इंस्पेक्शन में ये लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई क्लाइंट था, फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हो गया है, उसकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि वो बैंक का यहाँ पे लोन का एडवांस का रीपेमेंट करेगा बैंक को वापस, तो वो ऑब्वियसली बात है अब उसको डाउटफुल कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में रखने का कोई सेंस ही नहीं है, वो लॉस असेट्स मान लिया जाएगा, क्योंकि 100% है कि वो क्लाइंट की ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो यहाँ पे इसको पे ऑफ करेगा बैंक को, तो उस रिस्पेक्ट में बैंक यहाँ पे 100% का ही प्रोविजन बना लेगी उसको, और इसको इस तरीके से कैटेगराइज करेगी एनपीए को। तो ये इसका कैटेगराइजेशन था। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप मत कीजिएगा।
आप देखिए इसका लास्ट इन अटेम्प्ट की एमटीपी में भी क्वेश्चन था, अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। ये थियरी फॉर्म में, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है तो जरूर उसको रेफर कीजिएगा। तो कोई अकाउंट होते हैं रेगुलराइज्ड हो जाते हैं नियर द बैलेंस शीट डेट। अभी जैसे हमने पढ़ा कि मोर देन 90 डेज अगर उसका नहीं होता है तो वो अगर उसको एनपीए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब क्या होता है, कई बार जो बैंक के मैनेजर होते हैं और जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, उसका कल्यूजन होता है, उनकी आपस में मिलीभगत होती है। तो बैंक के मैनेजर ऐसे क्या करते हैं कि आप 31 मार्च तक तो आप कुछ ट्रांजेक्शन कर लीजिए, ताकि वो आपका जो अकाउंट है, जो एडवांस है, आपका लोन है, वो ना एनपीए की कैटेगरी में नहीं यहाँ पे क्लासीफाई हो जाए। इसलिए आप कुछ ट्रांजेक्शन तो कर लीजिए, भले आप वापस जैसे 31 मार्च के बाद आप उसको निकाल देना। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है कि अकाउंट रेगुलराइज हो गए। जैसे हमने पढ़ा कि इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि वो एनपीए की या सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इरेगुलर अकाउंट्स बोलते हैं। तो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कुछ ट्रांजेक्शन केवल हुए ही इसलिए हैं ताकि वो एनपीए की कैटेगरी से बच जाए और वो रेगुलराइज्ड हो जाए, तो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन नियर द बैलेंस शीट डेट हुए हैं तो ऑडिटर को उसको डायरेक्ट एनपीए डिक्लेयर करेगा। आप देखिए, the asset classification of the borrower accounts where a solitary of a few credit or recorded before the balance sheet date should be handled। यानी अगर बैलेंस शीट डेट के पहले कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं विद केयर, ऑडिटर को ध्यान से देखेगा, विदाउट स्कोप ऑफ द सब्जेक्टिविटी, वेयर द अकाउंट इंडिकेट इनहेरेंट वीकनेस। यानी पूरे साल में तो कोई ट्रांजेक्शन हुए नहीं, केवल बैलेंस शीट डेट के आसपास अगर कुछ हुए हैं तो उसको अकाउंट शुड बी डीम्ड एज एनपीए। तो भले ही वो उस क्राइटेरिया में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तो डायरेक्ट उसको एनपीए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, डीम्ड कर दिया जाना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस, यानी किसी एडवांसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, अब ये लाइन जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स, कि वेयर द गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड रेपुडिएटेड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी गारंटी इन्वोक या रेपुडिएट नहीं की है, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गारंटीड अकाउंट है वो स्टैंडर्ड ही माना जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई गारंटीड अकाउंट है तो उसका क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड ही होगा, लेकिन जो उसका इनकम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है वो एनपीए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई एडवांस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू गारंटीड है तो वो चाहे यहाँ पे उसका प्रोविजनिंग भी और उसके इनकम रिकॉग्निशन भी एनपीए की तरह होगी। कब? जब सेम उसी तरीके से जब वो उसका जो है ओवरड्यू होता है मोर देन 90 डेज तक, तो उसका प्रोविजन भी और उसका क्लासिफिकेशन भी, कैटेगराइजेशन भी एनपीए की तरह ही होगा, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी किया है तो। देखिए एडवांसेस अंडर अंडर कंसोर्टियम। अब देखिए इसके ऊपर आप केस समझिए। कंसोर्टियम मतलब किसी ए लिमिटेड, ए बैंक, बी बैंक और सी बैंक, तीन बैंक की बात कर रही हूँ मैं। तो इन तीन बैंक ने मिलकर फॉर एग्जांपल एक 200 करोड़ का लोन इशू किया है, ग्रांट किया है किसी एक पर्सन को, एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड को इन तीनों बैंक ने मिलकर यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोन एडवांस दिया है। तो अब क्या होता है कि एक्स लिमिटेड का जो पेमेंट था, फॉर एग्जांपल इसने डायरेक्ट इस ए को कर दिया, जो भी इसका इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था, डायरेक्ट इसने ए बैंक को कर दिया एक्स लिमिटेड ने। अब बी के पास और सी के पास तो वो पैसा आया नहीं, क्योंकि ए को बी के हिस्से का पैसा और सी के हिस्से का पैसा देना था। इन तीनों ने मिलकर एक्स लिमिटेड को लोन दिया था 200 करोड़ का। तो अब क्या होगा, बी और सी अपनी बुक्स में इस पर्टिकुलर एक्स को एनपीए ही डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास तो वो पैसा आया नहीं है, इनके लिए वो अभी तक भी ओवर ड्यू है। तो ये होता है एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। तो देखिए कंसोर्टियम एडवांस मीन एडवांसिंग लोन टू अ बोरोवर बाय टू और मोर बैंक जॉइंटली अंडर कंसोर्टियम, जॉइंट अप्रेजल, कंट्रोल, मॉनिटरिंग। अब देखिए इसमें अ बैंक इज हाईली शेयर विद द लीड ऑफ द कंसोर्टियम, यानी ये जो है ये लीड बैंक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली देखा जाएगा। तो बी बैंक के पास, सी बैंक के पास जब उनके हिस्से का शेयर आ जाएगा तभी वो उसको रेगुलराइज्ड बताएंगे, अदरवाइज उसको एनपीए की कैटेगरी में ही डाला जाएगा, जब तक इंडिविजुअल बैंक के पास उनका शेयर नहीं आ जाता। तो ये एग्जांपल आपको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहाँ पे केस बन सकता है इसके ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ द असेट्स वेयर द इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि यहाँ पे प्राइमरी कोलेटरल सिक्योरिटीज जो होती हैं, तो अगर कोई क्लाइंट कस्टमर ने सिक्योरिटी दी है ना लोन लेने के टाइम पे, तो अगर उस सिक्योरिटी की वैल्यू, अब ध्यान से समझिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 लाख की सिक्योरिटी दी थी। अब उस सिक्योरिटी की वैल्यू ही, अब सिक्योरिटी ली किस लिए जाती है कि इन केस अगर वो पर्टिकुलर कस्टमर यहाँ पे लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक उस सिक्योरिटी को बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर ले। तो यही पर्पस होता है सिक्योरिटी लेने का। अगर इस सिक्योरिटी की वैल्यू ही 50% से नीचे चली जाए, तब बैंक क्या करेगा, वही करेगा कि सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ऐसा नहीं है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी के अंदर डाल देगा। तो वही चीज में बोली गई है, अगर इसी सिक्योरिटी की
वैल्यू अगर 10% से भी नीचे चली जाए तो डायरेक्ट बैंक इसको लॉस एसेट ट्रीट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी बेचने पे कुछ बैंक को मिलेगा ही नहीं ना। तो ये इसका मेन पर्पस है। तो देखिए इरोजन का मतलब होता है डिक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू डिमिनिश होगी, ग्रेजुअली कम हो गई। तो इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रेकन्ड एज सिग्निफिकेंट। अब हर बार ये नहीं माना जाएगा कि सिक्योरिटी की वैल्यू, हर बार थोड़ी बैंक जाके मार्केट वैल्यू देखेगा। ये केवल तब सिग्निफिकेंट होगा इरोजन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी जब उसकी रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू है, जब मार्केट में बेचने पे उस सिक्योरिटी की वैल्यू इज लेस देन 50%। अगर उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो 50 लाख की थी अब उसके 25 लाख भी नहीं मिल रहे हैं, 20 लाख मिल रहे हैं, उससे भी कम मिल रहे हैं, तब जाके बैंक ये देखेगा और उसको क्या करेगा, सच एनपीए स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज द डाउटफुल कैटेगरी। अगर किसी सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से भी कम हो गई है रियलाइजेबल वैल्यू, तो उसको बैंक डायरेक्ट डाउटफुल कैटेगरी के अंदर डाल देगा और प्रोविजन उस अकॉर्डिंग उसका बनाएगा। नेक्स्ट, अगर उस सिक्योरिटी की वैल्यू यहाँ पे 10% से भी कम हो गई है, उससे 10% से भी कम रियलाइज हो रहा है उसका मार्केट में, तब यहाँ पे वो लॉस एसेट की तरह हो जाएगा। क्योंकि 10% भी उस पर्टिकुलर 50 लाख की सिक्योरिटी का भी 5 लाख या 4 लाख ही मिल रहा है, तो उसको लॉस एसेट की तरह बैंक ट्रीट करेगा। अब इसके ऊपर इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एडवांसेस, यानी एग्रीकल्चर यानी यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, यानी किसी फसलों को हार्वेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम लगता है, तो उसी की बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है कि जो कोई क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर, यानी किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करने में, उसको उगाने में अगर ज्यादा टाइम लगता है, 1 साल से ज्यादा, उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो इसके लिए तब विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल यहाँ पे 90 डेज का नहीं है, अगर यहाँ पे क्रॉप सीजन देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी फसल को लगाने में, उसको हार्वेस्ट करने में, उसको प्रॉपर उसकी हटाने में कितना टाइम लगता है, तो अगर वो एक क्रॉप सीजन तक भी उसका ओवरड्यू हो गया है इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल, तब जाके उसको एनपीए माना जाएगा। अगर शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन की बात करें तो एनपीए तब माना जाएगा जब 2 क्रॉप सीजन तक ही उसका अमाउंट इंस्टॉलमेंट का या इंटरेस्ट का ओवरड्यू है। अब नेक्स्ट देखिए ड्राइंग पावर, इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो उसको डीपी भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले अभी हमने आउट ऑफ ऑर्डर में पढ़ा था कि सैंक्शन लिमिट क्या है और ड्राइंग पावर क्या है, तो उसी को डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो ड्राइंग पावर डीपी इज द लिमिट अप टू विच अ फर्म एंड कंपनी कैन विड्रॉ, यानी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुई है पर्टिकुलर क्लाइंट को, कस्टमर को, चाहे वो फर्म हो कंपनी हो, तो उस लिमिट में से वो कितना विड्रॉ कर सकता है उस सीसी लिमिट से, तो उसको कहते हैं डीपी। अभी कैलकुलेट कैसे होती है वो हम अभी कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले समझिए वो सैंक्शन लिमिट क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कैन विड्रॉ फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन, यानी लिमिट सैंक्शन अब कैसे होती है। तो सैंक्शन लिमिट क्या होता है कि टोटल मैक्सिमम लिमिट कितनी यहाँ पे असाइन हुई है टू अ कस्टमर, उससे ज्यादा कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी पर्टिकुलर कस्टमर को बैंक नहीं दे सकता। तो मैक्सिमम एक्सपोजर एक पर्टिकुलर कस्टमर को बैंक जितना देता है, तो उसको कहते हैं सैंक्शन लिमिट। तो देखिए सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर दैट अ बैंक कैन टेक ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें कैश क्रेडिट भी आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा। और जबकि जो डीपी क्या होता है, यानी ड्राइंग पावर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सैंक्शन लिमिट में से जो भी क्लाइंट है, फर्म है, कंपनी, वो विड्रॉ कितना कर सकता है, तो वो कहते हैं उसको डीपी, यानी ड्राइंग पावर उसकी कितनी है। तो अब ये ड्राइंग पावर कैलकुलेट कैसे होती है, तो देख लीजिए। अब ये जैसे हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी यहाँ पे देता है कस्टमर कोई भी एडवांस या लोन लेने से पहले, तो सेम उसी तरीके से जब कोई सीसी लिमिट यहाँ पे असाइन होती है किसी कस्टमर को, तो वो कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, यानी वो पर्टिकुलर क्लाइंट के पास स्टॉक कितना रखा हुआ है, उसके अकाउंट रिसीवेबल यानी उसके डेटर्स कितने हैं, तो उसके बेसिस पे बैंक यहाँ पे उसका ड्राइंग पावर यहाँ पे डिसाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल आप इसका बेसिक फॉर्मूला अगर समझ लीजिए सिंपल फॉर्म में, तो स्टॉक में से अनपेड स्टॉक यहाँ पे हट जाएगा, केवल पेड स्टॉक ही आएगा। तो अनपेड स्टॉक यानी जिसके रिस्पेक्ट में क्रेडिटर्स हैं, जो क्रेडिट पे लिया हुआ है, वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से मार्जिन बैंक हटा देगा। तो यहाँ पे जितना भी मार्जिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो वो पर्टिकुलर मार्जिन यानी क्लाइंट खुद यहाँ पे इसको बॉन्ड करेगा, बैंक उस रिस्पेक्ट में अपना मार्जिन रख के चलेगा। सेम उसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल है, उसमें से है ना इनएलिजिबल अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स हट जाएंगे। अब इनएलिजिबल अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि स्टॉक के बारे में, स्टॉक के ऊपर ड्राइंग पावर कैलकुलेट करता है बैंक, तो 3 महीने से ज्यादा पुराने स्टॉक स्टेटमेंट बैंक यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा। तो सेम उसी तरीके से जो भी फिगर्स यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट में 3 महीने से पुराने के हैं, वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें से अकाउंट रिसीवेबल में से इनएलिजिबल यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स हट जाएंगे, जो 3 महीने से पुराने के फिगर्स हैं। इसी तरीके से डेटर्स की भी मार्जिन यहाँ पे बैंक हटा देगा। तो जितना डेटर्स का स्टॉक का मार्जिन है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ये जितनी भी लिमिट आएगी उसको कहते हैं ड्राइंग पावर। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 50 लाख की तो सैंक्शन लिमिट है, लेकिन ड्राइंग पावर इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होकर आ रही है 60 लाख। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कभी भी जो ड्राइंग पावर है वो इन दोनों में से जो कम है वही होगी, क्योंकि इस सैंक्शन लिमिट से ज्यादा कभी भी बैंक क्रेडिट
क्रेडिट फैसिलिटी उस कस्टमर को नहीं देगा। तो यहाँ पे भले ही ड्राइंग पावर कस्टमर की 60 लाख निकल के आ रही है, लेकिन फिर भी उसकी डीपी जो होगी सैंक्शन लिमिट के ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे डीपी जो होगी इस कैलकुलेशन के हिसाब से 50 लाख ही मानी जाएगी। तो विच एवर इज लोअर का क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑडिटर को क्या करना है, तो ऑडिटर सिंपल सी बात है, वो स्टॉक स्टेटमेंट दिखेगा जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स उस बोरोवर ने सबमिट किए हैं, तो वो देखेगा एक्यूरेट है कि नहीं, उसको स्क्रूटनाइज करेगा। और अगेन वही चीज, वो स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुराने ओल्डर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज जरूर यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। तो ये 3 महीने से पुराने स्टॉक स्टेटमेंट इनएलिजिबल माने जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग इसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है वो मैंने बता दी। अब इसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट सितंबर 24 के आरटीवी का क्वेश्चन जरूर इसमें ट्राई कर लीजिएगा प्रैक्टिकल इसकी नॉलेज के लिए। अब देखिए स्टॉक ऑडिट। अब स्टॉक ऑडिट के लिए जो पॉइंट है, स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरीड आउट बाय द बैंक फॉर ऑल द अकाउंट्स। कब कैरीड आउट करेगा बैंक स्टॉक ऑडिट, जब ऑल द अकाउंट्स हैविंग फंडेड एक्सपोजर, जब सभी अकाउंट का जो फंडेड एक्सपोजर ऑफ एज मोर देन 5 करोड़, अगर सभी अकाउंट का जो फंडेड एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तब बैंक यहाँ पे स्टॉक ऑडिट कंडक्ट करवाएगा। अगर ऑडिटर चाहे तो उसको एडवाइस कर सकता है बैंक को कि अगर लिमिट इससे कम है तभी भी स्टॉक ऑडिट के लिए ऑडिटर बैंक को एडवाइस कर सकता है। तो ये था हमारा डीपी। अब नेक्स्ट देखिए अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो सबसे पहला है असेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज। अब इसको समझिए, एक्स नाम का एक कस्टमर है, उसने एक बैंक से कार लोन भी ले रखा है और इसके साथ उसने होम लोन भी ले रखा है। अब वो होम लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो तो रेगुलरली पे कर रहा है, लेकिन उसने कार लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने में कुछ डिफॉल्ट किया हुआ है, तो उसका कार लोन एनपीए हो गया। तो साथ के साथ उसी सेम एक्स क्लाइंट का होम लोन भी यहाँ पे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, भले ही वो होम लोन की इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पे कर रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि असेट क्लासिफिकेशन बैंक को बोरोवर वाइज करना होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं। तो ये कार लोन, ये होम लोन, इसको फैसिलिटीज कहते हैं। तो इंडिविजुअल फैसिलिटी वाइज यहाँ पे असेट का क्लासिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि बोरोवर सेम था दोनों ही लोन के फैसिलिटी के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे दोनों ही उसके जो लोन है यहाँ पे एनपीए डिक्लेयर कर देगा बैंक। नेक्स्ट है एडवांसेस टू स्टाफ। तो बहुत सिंपल है, अगर किसी स्टाफ को बैंक ने एज एम्प्लॉयर कैपेसिटी में कुछ लोन दिया है तो वो तभी एनपीए क्लासीफाई होगा जब रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पे बैंक, वहां पे जो स्टाफ है वो उसका पेमेंट नहीं करता है, चाहे प्रिंसिपल का चाहे इंटरेस्ट का। अगर ड्यू डेट, अगर बैंक ने लोन देने के टाइम पे उसका एग्रीमेंट इस अकॉर्डिंग था, अगर कि पहले प्रिंसिपल का सारा पेमेंट हो जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, तो क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू हुआ ही नहीं है, तो इसलिए उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जब रिस्पेक्टिव ड्यू डेट आएगी उसके पेमेंट की, इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की, और तब अगर स्टाफ उसके रीपेमेंट में कुछ डिफॉल्ट करता है तब जाके वो एनपीए क्लासिफाइड होगा। नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ इनकम। तो वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिवर्सल ऑफ इनकम है कि अगर एक बार किसी भी डेट पे, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कस्टमर था, उसने अक्टूबर तक तो अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्ली दी, लेकिन अक्टूबर के बाद आके उसने कुछ डिफॉल्ट कर दिया, तो उसका जो अकाउंट था, जो लोन था, या एनपीए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया बैंक ने। तो पिछली जितनी भी इस एडवांस और लोन के रिस्पेक्ट में बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया होगा, तो बैंक को उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जैसे ही पर्टिकुलर लोन या एडवांस एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, तो पिछली जितनी भी एक्रूअल बेसिस की इंटरेस्ट की इनकम है बैंक उसको रिवर्स करेगा। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ऐसा हो सकता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी रिकवरी मुश्किल हो, यानी इसलिए इसको इनकम अकाउंट में यहाँ पे इंटरेस्ट को कंसीडर ना करके उसको हटा दिया जाता है, उसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो यही है, द एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट इन द पास्ट पीरियड शुड बी रिवर्स्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर। कब? जब वो एक बार एनपीए हो जाता है एट द क्लोज ऑफ द एनी ईयर, किसी भी साल के एंड पे, उसके पहले बीच में अगर वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, तो पिछले सालों की, पिछले पीरियड की जितनी भी इंटरेस्ट की इनकम जो एक्रूअल बेसिस पे बैंक ने क्रेडिट की हुई है उसको रिवर्स कर देंगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है पार्शियल रिकवरी इज एनपीए। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर का 10 लाख का यहाँ पे एनपीए था, 10 लाख उसको देना बनता था बैंक को, लेकिन उसने नहीं दिया है। अब उसके पास पेमेंट आया है, उसने 2 लाख रुपए बैंक को पार्शियल रिकवरी, यानी बैंक को उस 10 लाख के एनपीए में से 2 लाख उस कस्टमर ने दे दिए हैं, लेकिन इस 2 लाख को देने के टाइम उस पर्टिकुलर कस्टमर ने कुछ भी नहीं बताया है कि ये 2 लाख इंटरेस्ट के हैं, ये 2 लाख प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। तो अगर ऐसा कुछ है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ दिस 2 लाख अगर कस्टमर नहीं बताता है कि इंटरेस्ट है या यहाँ पे प्रिंसिपल का पेमेंट किया है, तो तब बैंक को उसको अप्रोप्रिएट पॉलिसी जो है, जो AS9 के अकॉर्डिंग है, तो उस अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है अपने अकाउंट्स में। तो ये बात यहाँ पे की गई है। तो ये तब की बात है जब उन दोनों बैंक और कस्टमर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो बैंक को अडॉप्ट करनी पड़ेगी एक प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि AS9 के अकॉर्डिंग हो सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज आपको ये नोट करनी है कि लेकिन this should be ensured that the credit towards the interest in the relevant accounts are not out of fresh या additional
क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन टू दी बोरोवर। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाख उस पर्टिकुलर कस्टमर ने बैंक को दिए तो हैं, लेकिन इसके लिए उसने अलग से एक 3 लाख का लोन उठाया हुआ है उसी सेम बैंक से। तो अगर उसने 3 लाख का लोन उठा के बैंक को 2 लाख दे दिए हैं तो ये यहाँ पे कंसीडर बैंक नहीं करेगा, क्योंकि बैंक का ही पैसा उसने घुमा के वापस बैंक को दे दिया है। तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक ऑडिट के प्रोविजन। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।